सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। एंड ये है चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 11 में हमने मॉडलिंग शुरू की थी एंड वहाँ पे हमने आपको एक लो पॉली बैरर मॉडल करके दिखाया था। एंड वहीं पे उसी वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि गाइज़ क्या हमें मॉडलिंग के साथ साथ मॉडिफायर्स भी करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडलिंग के साथ साथ। सो मैंने आप लोगों को तो पूछा था पर आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स इसमें नहीं आया। सो मैंने खुद से डिसाइड किया कि हाँ, हम मॉडलिंग के साथ साथ मॉडिफायर भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर पूरा एक मॉडिफायर का पूरा एक सेक्शन है, ठीक है, जिसमें हम स्टार्टिंग में सबसे पहले हम जनरेट वाले मॉडिफायर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज जो मैं जिस मॉडिफायर के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है एरे मॉडिफायर। इसे हम पूरा समझेंगे कैसे होता है एरे, क्या काम करता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एरे मॉडिफायर के बारे में। तो एरे मॉडिफायर क्या चीज़ होती है। तो एरे मॉडिफायर का जो फ़ायदा होता है वो यही होता है कि जो हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है उसके हम बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। और अगर हम उन कॉपीज़ को एडिट करना चाहते हैं तो हमें एक एक करके उन कॉपीज़ को एडिट नहीं करना पड़ेगा। हमें सिंगल जो हमने जिस पे हमने एरे मॉडिफायर लगाया था, अगर हम उसमें एडिट चेंजेस करेंगे तो जितने भी उसकी कॉपीज़ होंगे उसमें ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक वुडन प्लैंक है और मैं इसके अब डुप्लीकेट्स करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस पर ऐड करूँगा एरे मॉडिफायर, और जैसे हम एरे मॉडिफायर ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए एक ऑटोमेटिक उसका एक डुप्लीकेट लग जाता है, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो काउंट रहता है वो सेट रहता है 2 पे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन से आता हूँ कि क्या चीज़ है ये। सो 3 टाइप के फिट टाइप हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, फिट काउंट, फिट लेंथ एंड फिट कर्व। ओके, यानी कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो फिट काउंट है बेसिकली वो क्या करता है कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ काउंट्स रहते हैं। मैं जितना इसको बढ़ाऊँगा आप देखिए उतना इसके काउंट बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं हमें एक ऑब्जेक्ट की कितने डुप्लीकेट्स चाहिए, ठीक है। तो फिट काउंट तो ये काम करता है। दूसरा, फिर हम क्लिक करते हैं फिट लेंथ पे। सो फिट लेंथ बेसिकली क्या काम करती है अब मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने फिट लेंथ पे क्लिक किया, यहाँ पर मीटर्स का एक आइकन आ गया। ओके, एंड मीटर का आइकन आया तो मतलब हमें अब ये जो कॉपी करेगा, जो इनके काउंट बनाएगा वो मीटर के अकॉर्डिंग बनाएगा। ओके, तो देखिए कैसे, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर के अंदर में जितने भी प्लैंक्स आ सकते थे उसने एडजस्ट कर दिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है लेंथ वाइज। अगर मैं आपको इसका मेज़र टूल से, यहाँ पर हमारे पास मेज़र टूल होता है, अगर मैं उसको मेज़र करके दिखाऊं तो अब यहाँ देख सकते हैं इसने आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने एग्जैक्टली 5 मीटर ही लिया होगा। ये देखिए, तो 5 मीटर के दायरे में जितने भी प्लैंक्स आ सकते थे उसने ऑटोमेटिक इसमें ऐड कर दिए। ओके, तो ये होता है फिट लेंथ। एंड फिट कर्व के बारे में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज़ होता है। अगर मैं आपको उसका बेसिक बताऊं तो फिट कर्व मतलब जैसा भी हम कर्व बनाएंगे ये उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें फिट हो जाएंगी। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं फिट काउंट से, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे सेट कर दिया, मान लो फिट काउंट 5, या थोड़ा बढ़ा देते हैं, फिट काउंट हमने कर दिया 14, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रिलेटिव ऑफसेट। अब यहाँ पे भी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रिलेटिव ऑफसेट, एक होता है कंस्टेंट ऑफसेट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी आप देखिए कि यहाँ पे जो ये फैक्टर वैल्यू है XYZ, तो ये क्या करता है बेसिकली 2 प्लैंक्स के बीच में जो ऑफसेट होता है, मतलब जो गैप होता है उसको डिफाइन करता है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जैसे इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये जो इन दोनों के बीच का जो ऑफसेट है, ठीक है, ये ऑफसेट इन द सेंस अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो उन दोनों के बीच का गैप। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया तो आप देखिए जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो इन दोनों मतलब जो 2 कॉपीज़ हैं उनके बीच का जो गैप बन रहा है उसे यहाँ पे ऑफसेट कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम टेक्निकल भाषा में बोलें तो वो फैक्टर वैल्यू होती है 2 ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, ठीक है। एंड अगर मैं इसको ऑफ कर दूं और मैं इसको ऑन कर दूं कंस्टेंट ऑफसेट को, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाता है अब डिस्टेंस का। यहाँ पे एग्जैक्टली वो वर्ड दे रहा है अब डिस्टेंस। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास मीटर्स की वैल्यू आ रही है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हमारी नॉर्मल वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे हमारे पास मीटर्स की वैल्यू आ रही है। मीटर्स की वैल्यू इन द सेंस, मान लो मैंने अगर यहाँ पे सेट किया 7 मीटर, तो आप देख सकते हैं कि उसने हर एक प्लैंक के बीच में 7 मीटर का गैप दे दिया। अगर मान लो मैं इस मीटर को थोड़ा कम कर देता हूँ आपको एग्जांपल देने के लिए, मैंने 1 मीटर किया तो आप देख सकते हैं इसने हर एक प्लैंक के बीच में 1 मीटर का गैप दे दिया। तो जो कंस्टेंट ऑफसेट होता है और जो रिलेटिव ऑफसेट होता है इन दोनों का काम वही होता है, पर जो कंस्टेंट ऑफसेट होता है उसे हम मैन्युअली इन द सेंस जितना भी हमें चाहिए
हम ले सकते हैं। पर अगर आपको एक्यूरेट दूरी चाहिए कि हाँ कि अगर आप मान लो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको एक्यूरेट दूरी चाहिए कि हाँ भाई दो ऑब्जेक्ट के बीच में एग्जैक्ट यही स्पेस होना चाहिए, तो आप कंस्ट्रेंट ऑफसेट का यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ओके, देन में इसको ऑफ करके रिलेटिव ऑफसेट पे आते हैं। तो आप समझ गए कि रिलेटिव ऑफसेट क्या होता है, कंस्ट्रेंट ऑफसेट क्या होता है एंड फिट काउंट क्या होता है। ठीक है, तो फिट काउंट, रिलेटिव ऑफसेट सब ऐसे ही काम करते हैं। देन अब हम सबसे पहले इसको फिट कर लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे काउंट कम किया, तो आप देख सकते हैं कि 8 काउंट में हमारी ट्रेन का जो सेट है वो बन गया, ट्रेन की जो पटरी है वो ऑलमोस्ट बन गई है। ठीक है, पर यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए, जो इसका टेक्सचर है, मतलब जो हमारे इन प्लैंक्स का जो टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं सब में सिमिलर है। और अगर देखा जाए तो वो सिमिलर ही होगा, क्योंकि वो सिंगल एक का ही कॉपी है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक पे एडिट करूँगा, अगर मान लो मैंने यहाँ कुछ एडिट करूँगा तो ओवरऑल सब में वो एडिट होगा, आप देखिए। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जो डुप्लीकेट है और उसके बहुत सारे डुप्लीकेट्स होने हैं, और इन फ्यूचर अगर मान लो उसमें कुछ चेंजेस आ गए तो आपको एक एक करके सबको डुप्लीकेट नहीं करना पड़ेगा, सॉरी एक एक करके सब में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। आप उसका जो मेन है जिस पे आपने एरे लगाया था आप उसको चेंज कीजिए, सारी चेंजेस जितने भी उसको डुप्लीकेट हैं सब में हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर मैं इसके एडिट मोड में गया और मैंने इसका जो ये वाला जो फेस है इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको एक्सट्रूड किया, तो आप देखिए ओवरऑल सारे एक्सट्रूड हो रहे हैं। ओके, तो ये एक फ़ायदा है एरे मॉडिफायर का। ओके, तो हम बात कर रहे थे यूवीज़ के बारे में। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सबके जो यूवीज़ हैं वो एकदम सिमिलर हैं, क्योंकि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है और इसका यूवीज़ जैसे होंगे वैसे उनके भी यूवीज़ होंगे, क्योंकि वो उसी का ही कॉपी है। सो हम कैसे इनके यूवीज़ में रैंडमनेस ला सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो यूवीज़ है वो कौन से डायरेक्शन को जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा यूवी रेटिंग के सेक्शन में, और यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका मटेरियल फिर भी देख लेंगे। ठीक है, मैंने टैब प्रेस किया, जैसे मैंने सबको सिलेक्ट किया तो आप यहाँ देख सकते हैं अकॉर्डिंग जा रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो आप देखिए ये वी के अकॉर्डिंग जा रहा है। ओके, तो मतलब हमें इसका वी चेंज करना होगा, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोबारा लेआउट सेक्शन में जाएंगे और यूवी और एरे मॉडिफायर पर जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन होता है यूवीज़ का। उसमें हमारे पास दो ऑफसेट होते हैं, यू और वी। जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर दिखाया कि हमको अभी इसमें वी ऑफसेट करना है, तो आप देखिए जैसे अब यहाँ से वी का ऑफसेट चेंज करेंगे, अब आप सारे टेक्सचर में रेंडमनेस देख सकते हैं। और एक अच्छा टूल है जिसके थ्रू हम थोड़ा सा चीज़ों को रियलिस्टिक बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं टेक्सचर रिपीट नहीं हो रहा है, किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है। ठीक है, आप इसका एक्स भी छेड़ सकते हैं, पर एक्स हमारे पास है नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया हमारे पास जो टेक्सचर था वो एग्जैक्टली उसी प्लैंक के अकॉर्डिंग था। तो इसलिए हम सिर्फ वी को चेंज करेंगे ताकि इसमें थोड़ा रैंडमनेस लगे। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी हद तक रैंडमनेस हो गई है, अब वो डुप्लीकेट्स नहीं लग रहे हैं। तो ये करता है यूवीज़ ऑफसेट काम। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फिट कर्व कैसे काम करता है, क्योंकि फिट लेंथ आपको मैंने समझा दिया और फिट काउंट मैंने आपको समझा दिया। तो फिट कर्व कैसे काम करता है उसके लिए मैं आपको एक अपना ही प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उस प्रोजेक्ट को लोड कर लेता हूँ। सो यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास एक बेंच है जो मैंने अपने दूसरे चैनल पे इसका ट्यूटोरियल डाला हुआ है। अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक बेंच है। ठीक है, और अगर मैं इसके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कर्व्स हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे वो कर्व सिलेक्ट करूँ तो ये रहा वो कर्व। देखिए अगर मैं इस कर्व को मूव करूँगा तो ये बेंच पे पूरा ओवरऑल मूव हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसके एरे के मॉडिफायर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना ये कर्व मॉडिफायर हटा दूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं हमारे पास सेम पहले की तरह ही जैसे ट्रेन की पटरी में प्लैंक्स थे वैसे इसमें भी प्लैंक्स हैं। और यहाँ पर मैंने एक कर्व बना लिया है, ये बेजर कर्व से। ठीक है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने अभी इस चेयर की शेप दी है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पर एरे ऐड करूँगा उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर चेंज करूँगा फिट कर्व करके। ठीक है, तो जैसे मैं फिट कर्व चेंज करूँगा तो क्या होगा कि ये पूछेगा भैया कौन सा कर्व है, कर्व बताओ। तो मैंने क्या किया, इस कर्व को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या है कि अगर मैं इसको मूव करूँगा इस कर्व को, ठीक है, तो आप देखिए इसके प्लैंक्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ तक ये कर्व जाएगा वहाँ तक ये प्लैंक्स ऑटोमेटिक डुप्लीकेट होते जाएंगे।
ठीक है। बट अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये जो हमारा जो शेप है वो हमको कर्व के अकॉर्डिंग चाहिए। तो अगर हमें वो चीज़ कर्व के अकॉर्डिंग चाहिए तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा मॉडिफायर लगाना पड़ता है अपने प्लैंक्स के ऊपर, तो उसे कहते हैं कर्व मॉडिफायर। अभी मैं आपको इसका सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, जब हम कर्व मॉडिफायर के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको डीपली बताऊंगा इसके बारे में। अभी आप बस समझ लीजिए कि हमें सिर्फ ये कर्व जो यहाँ पे मांग रहा है ये वाला कर्व सिलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही आप इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू कर्व ऑटोमेटिक उसमें साइज़ में आ जाएगी। जैसा भी हमारा कर्व का शेप है वो उसमें आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं इसको मूव भी करूँगा ना G&Y करके, तो आप देखिए ये कर्व के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है, ये देखिए। और इससे आप बहुत अच्छे से एनिमेशन बना सकते हैं, काफ़ी कुछ हो सकता है इससे। आप ये देखिए आप, ठीक है। तो ये कर्व के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, तो ये होता है फिट कर्व का काम, ठीक है। और अब आप पूछेंगे हमने इसमें एक्स्ट्रा क्यों लगाया, उसका रीज़न यही था क्योंकि हमें उसका अगर कर्व के अकॉर्डिंग फिट करना है तो हमें कर्व मॉडिफायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कर्व मॉडिफायर एक ऐसा मॉडिफायर है जो उस ऑब्जेक्ट को बताता है कि भाई तुझे किस शेप के हिसाब से चलना है। तो जब तक हम इसको नहीं लगाएंगे तब तक वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। नहीं तो आपने देखा कि जब तक हमने ये नहीं लगाया था तो क्या हो रहा था कि ये एक फिट कर्व तो था, मतलब जहाँ तक ये कर्व था वहाँ तक ये, जैसे मैं कर्व को इंक्रीज़ कर रहा था वैसे वैसे ये बढ़ रहे थे, पर ये कर्व के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हमको उसके लिए एक एक्स्ट्रा मॉडिफायर लगाना पड़ता है जिसे कहते हैं कर्व मॉडिफायर, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दूंगा जिससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि एरे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपके लिए वो फाइल्स खोल लेता हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास एक कार का रिम है, ओके। ये हमारे पास एक कार की रिम पड़ी है। अब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे एरे के थ्रू, ओके। तो सबसे पहले मैं इस पर एरे मॉडिफायर लगाऊंगा जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं। मैंने इस पर एरे मॉडिफायर ऐड किया, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट ऑफसेट कैसे काम करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफसेट से ही हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट ऑफसेट कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने आपको रिलेटिव ऑफसेट बता दिया, कंस्टेंट ऑफसेट बता दिया है। तो हमारे पास एक ऑप्शन और बचता है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफसेट। तो उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम इस रिम को हम कॉपी कर सकते हैं 360 डिग्री में इस ऑब्जेक्ट ऑफसेट से, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट ऑफसेट क्लिक करूंगा और जैसे ही मैंने इस पर इनेबल किया तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है वो, ठीक है। अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट मांग रहा है, मतलब क्या चीज़ है ये। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफसेट बेसिकली क्या होता है कि इसको एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिसके अकॉर्डिंग ये चीज़ों को रोटेट करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐड करेंगे एम्प्टी, ठीक है। और एम्प्टी एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक एम्प्टी एक ऐसी टूल है ब्लेंडर के अंदर जो एज अ कंट्रोलर काम करते हैं, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम होते हैं, जैसे मैक्स मोड देखोगे तो वहाँ पे उसे डमी कहते हैं, माया में कुछ और कहते हैं। तो मतलब ये जो कंट्रोलर्स होते हैं ये हर सॉफ्टवेयर में होते हैं, और हम भी अभी इस वहाँ पे एक एज अ एम्प्टी यूज़ करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे एरो एम्प्टी यूज़ करेंगे ताकि आपको एक्सेस का अंदाज़ा हो जाए कि XYZ कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं Z, X और Y दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं गया फ्रंट मोड में, ठीक है, और मैंने इस एरे को सिलेक्ट किया, और देन यहाँ पे अब जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट ऑफसेट पे इनेबल किया तो ये बोल रहा है भाई हमें कोई ऑब्जेक्ट हो। तो मैं क्या करूँगा कि भैया मैं उससे बोलूँगा कि मेरे को ये एम्प्टी सेलेक्ट करना है, और जैसे ही मैं इस एम्प्टी को सिलेक्ट करूँगा उससे पहले आपको रिलेटिव ऑफसेट को अनहाइड करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ रिलेटिव ऑफसेट को अनहाइड कर देना, क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट ऑफसेट पर काम करें तो हमें रिलेटिव ऑफसेट की ज़रूरत नहीं है। और आप ऑफसेट का मतलब समझ जाइए कि ये अलग अलग तरीके हैं किसी भी चीज़ को कॉपी करने के, ठीक है। रिलेटिव ऑफसेट मैंने आपको समझाया, कंस्टेंट ऑफसेट समझाया, अब हम ऑब्जेक्ट ऑफसेट समझाएंगे। मतलब अब वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को डुप्लीकेट करेगा। अब देखिए कैसे, तो जैसे ही मैं इसको अब रोटेट करूँगा, ठीक है, अब देखिए तो यहाँ देखिए इसका एक डुप्लीकेट अपने आप निकल रहा है, ठीक है। और हम इसको अब परफेक्टली यहाँ पे ऐसे मैच कर सकते हैं कुछ ऐसे। तो अब देखिए अब वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें रोटेट हो रही हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ये रोटेट हो रहा है वैसे वैसे यहाँ जा रहा है, ओके। पर अब हमको इसको रोटेट करना है 360 डिग्री, तो मतलब कि 360 डिवाइड बाई 5 मतलब कि 72, ठीक है। तो अभी हम ध्यान से देखिए यहाँ पे हम रोटेशन वैल्यू डालेंगे 72, ठीक है। या तो जैसे आप 72 डालेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एरे के सेक्शन में जाके 1 2 5 देख रहे हैं आप 5 ऑब्जेक्ट परफेक्टली इसने एक यहाँ पे व्हील का रिम बना दिया है। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसके एडिट मोड में जाऊंगा और यहाँ मैं अगर कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो ओवरऑल वो सब में चेंजेस कर रहा है, ओके। तो कुछ ऐसे हम काम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफसेट के साथ। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक सीम दिख रही होगी, ओके। और ये होती है
बेसिकली दो ऑब्जेक्ट के बीच की सीम, ठीक है, जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये सीम अभी सही नहीं लग रही है, तो अब हम इसको कैसे हाइड कर सकते हैं, सीम को कैसे हम इसको फिल कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है, उसे कहते हैं मर्ज, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए वहाँ पे वो सीम इनविजिबल हो गई। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, वो प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए जैसे ही मैं इसको मर्ज ऑफ कर रहा हूँ तो ये एकदम तब भी इसकी गोलाई कन्फर्म है, मतलब इसकी जो कर्व है वो मेंटेन है। और जैसे ही मैं इसका मर्ज इनेबल कर रहा हूँ तो इसका जो कर्व है वो मेंटेन नहीं है अभी इतना। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो मर्ज थ्रेशोल्ड है, जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें ये कम करना होगा ताकि हमारा जो कर्व है वो भी मेंटेन रहे और हमारा जो ये सीम आ रही है वो भी डिसेबल हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं करूँगा 0.001, और जैसे मैंने किया अब देखिए अब जो उसके पास के जो वर्टेक्स थे सिर्फ वही मर्ज हुए, बाकी और कोई मर्ज नहीं हुआ है। ओके, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक सीम और देखने को मिल रही है। तो ये होता है फर्स्ट और एंड का, मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है एंड जो एंड ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच के जो मर्जिंग होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक कम करूँ काउंट तो आप देख सकते हैं हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्ट था वो ये था, तो ये फर्स्ट तो ये था जिसमें हम एडिट करके कुछ भी कर सकते हैं, और लास्ट ऑब्जेक्ट हमारा ये था। तो इन दोनों के बीच की जो ऑप्शन आ रहा है, ये जो मर्ज आ रही है, इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है एक फर्स्ट एंड लास्ट कॉपी। ओके, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक कर लीजिए, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सीम हट जाएगी और हमारे पास अब एक परफेक्ट टायर का रिम है। ओके, तो हम ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हैं इन टूल्स को। तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि आप कैसे एरे मॉडिफायर को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक नया सेटअप खोल लेता हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सिलेंडर है और मेरे पास एक स्टेयर का एक शेप है। अब हम इस स्टेयर को स्पाइरल के अकॉर्डिंग रोटेट करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे इसके मॉडिफाई सेक्शन पे और एरे ऐड कर देंगे। और सबसे पहले हम इसका हम रिलेटिव ऑफसेट ऑफ कर देंगे। ओके, एंड हम इनेबल करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफसेट, बिकॉज हमको ऑब्जेक्ट ऑफसेट पे काम करना है। देन हमसे मांगेगा एक ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक एम्प्टी, ठीक है। और एम्प्टी ऐड करने के बाद फिर मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से उस एम्प्टी को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब इसके बाद इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। मैं फ्रंट मोड में गया, उसके बाद मैंने अपना एक्सरे मोड ऑन किया, फिर मैंने इस एम्प्टी को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद मैंने इसको जी के साथ, ठीक है, ऊपर किया, कॉपी कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, जी प्रेस किया, मैंने उसको कॉपी कर लिया, एंड देन उसके बाद अब मैं इसको हल्का सा रोटेट कर लेता हूँ कुछ ऐसे। तो अब क्या होगा कि ये ऐसे ही डुप्लीकेट ऊपर को भी कॉपी होगा और साथ के साथ रोटेट भी होगा। तो अब देखिए जैसे ही मैं इसको यहाँ से अब इसके काउंट बढ़ाऊँगा तो आप देख सकते हैं ये इसके अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है। तो हम एरे का यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं इस एम्प्टी को सिलेक्ट करूं, ठीक है, अगर मैं इस एम्प्टी को सिलेक्ट करूं, यहाँ जो एम्प्टी है हमारा, एंड देन मैं इसको रोटेट करूं, तो आप देख सकते हैं ये ओवरऑल स्टेयर को पूरा रोटेट कर देगा। जैसे मर्जी आपको रोटेट करना है, देखिए। तो ये है एरे का यूज़। ओके, तो आई होप मैंने उसमें सारा कुछ कवर कर दिया हो, ठीक है। ओके, एंड इसमें एक चीज़ और रहती है, वो है कैप स्टार्ट एंड कैप एंड। तो ये कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। फिर से अपना पहले वाला एग्जांपल खोल दिया है एंड मैंने इस पर एरे लगाया। ओके, एरे लगाने के बाद मैंने इसको डुप्लीकेट किया, ठीक है, 8 टाइम जैसे मैंने उस टाइम किया था, एंड 1.7 आई थिंक से ये फिट हो गया था, हाँ कुछ ऐसा, ठीक है। अब हम बात करने वाले थे कि एंड कैप कैसे काम करती है, एंड कैप एंड स्टार्ट कैप। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक एंड कैप बना के रखा हुआ है, तो अब ये देखिए ये हमारा एंड कैप है, ठीक है। तो उसके बाद मैं इस एंड कैप को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि वो उसके एंड पे ऑटोमेटिक सेट हो गया। अगर मैं इसको हल्का सा पीछे करूँगा तो आप देखिए ये, तो इसके वो एंड पर वो ऑटोमेटिक सेट हो गया। तो वैसे अगर मैं स्टार्ट कैप पे करूँगा तो स्टार्ट पे भी एक लग जाएगा। तो बेसिकली एंड कैप एंड स्टार्ट कैप ऐसे कुछ यूज़ होती है, एंड ये अलग अलग तरीके से अलग अलग हिसाब से यूज़ हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा एरे मॉडिफायर यहीं पे ख़त्म होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे मेरे साथ शेयर कीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको शेयर कीजिए, एंड इस वीडियो को भी प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टूल के साथ, एक नेक्स्ट मॉडल के साथ, एक नेक्स्ट आइडिया के साथ। एंड आई होप कि हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ मॉडल भी करेंगे
और मॉडिफायर भी सीखेंगे। ओके, सो तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।